हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का जो है ऑप्टिक्स रेज प्रकाशिक किरणों के अंतर्गत आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड विजन ऑफ डिफेक्ट्स। इसके अंतर्गत हमें जो है कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मानव नेत्र, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांतता और अबिंदुकता के बारे में के कारण और निवारण पढ़ने हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं मानव नेत्र की। और मानव नेत्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मानव नेत्र से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, तथा अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मानव नेत्र की। मानव नेत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन आई। ठीक, तो जो मानव नेत्र होता है ये मनुष्य के शरीर का एक प्रमुख अंग है, जिसका प्रयोग जो होता है हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। अगर आपसे कोई मानव नेत्र की परिभाषा पूछे तो क्या कह सकते हो आप, कि यह जो होता है मनुष्य के शरीर का एक प्रमुख अंग होता है, जिसका प्रयोग जो होता है हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। मानव नेत्र के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, इन भागों की हम बात करते हैं, इन भागों के बारे में हम आपको बताएंगे और इन भागों से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला भाग हमारा जो दिया गया है, दृढ़ पटल। ठीक, दृढ़ पटल क्या होता है, तो जो मानव का नेत्र होता है ये एक कांच के खोखले गोले के समान होता है। जो मानव का नेत्र होता है, जैसे ये हमारा नेत्र है, तो ये हमको बाहर से तो दूसरी तरह का दिखता है, लेकिन ये कैसा होता है, कांच के खोखले गोले के समान होता है, जिसका जो व्यास होता है 21 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, 21 मिलीमीटर से कितने तक होता है, 23 मिलीमीटर तक होता है। 21 मिलीमीटर, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों की आंखें छोटी होती हैं, इसलिए उनका व्यास जो होता है वो लगभग 21 मिलीमीटर। और जो हमारे वयस्क पर्सन होते हैं, जिनकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, उनका जो व्यास होता है 3 मिलीमीटर होता है। ठीक, तो ये जो हमारा है नेत्र होता है, मानव नेत्र, ये कांच के खोखले गोले के समान होता है, और जिसका व्यास हम कह सकते हैं 21 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर तक होता है। इस कांच के गोले का जो ऊपरी भाग होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये इस तरीके का जो कांच का गोला होता है, इस कांच के गोले का जो ऊपरी भाग होता है, ये हमारा ऊपरी भाग जो होता है दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। ठीक, ये कांच का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, अर्थात इस गोले का, नेत्र गोले का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो श्वेत, जिस सफेद हमको दिख रहा है, श्वेत अपारदर्शी कठोर पदार्थ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। ठीक है, और ये जो दृढ़ पटल होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है, जैसे आप बाइक चलाते हो तो हम लोग हेलमेट लगा लेते हैं। ठीक, हेलमेट क्यों लगाते हैं, कि जब अगर हमारा बाय द वे एक्सीडेंट हो जाए तो उस कंडीशन में जो हेलमेट है हमारे इस शरीर की या सिर की क्या करता है, रक्षा करता है। उसी प्रकार दृढ़ पटल का भी काम होता है, ये क्या करता है, हमारे नेत्र के आंतरिक जो संरचना होती है, आंतरिक भाग की रक्षा करता है। ठीक है, तो दृढ़ पटल के बारे में कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है, जो मनुष्य का नेत्र होता है वह कांच के खोखले गोले के समान होता है। इस गोले का ऊपरी भाग जो होता है श्वेत अपारदर्शी तथा कठोर पदार्थ का बना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और जो ये दृढ़ पटल होता है, ये मनुष्य के शरीर की ये मनुष्य के नेत्र के आंतरिक भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये दृढ़ पटल हुआ। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य का नेत्र होता है उसका व्यास कितना होता है, तो आप बता सकते हो 21 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर होता है। ठीक, अगले भाग की हम चर्चा करते हैं। दूसरा भाग होता है हमारा रक्तक पटल। रक्तक पटल देखिए भाई, रक्तक पटल क्या होता है, जो हमारा दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल के पास एक अत्यंत जो होती है पतली अपारदर्शी काले रंग की झिल्ली होती है। ठीक है,
जो रक्तक पटल होती वो सॉरी दृढ़ पटल होती है। दृढ़ पटल क्या होती है? जो रक्तक पटल होती है, रक्तक पटल के पास हमारी जो होती है पतली अपारदर्शी काले रंग की झिल्ली होती है ये। और ये जो काले रंग की झिल्ली होती है यही हमारी क्या कहलाती है? रक्तक पटल कहलाती है, सॉरी रक्तक पटल कहलाती है। ठीक, तो दृढ़ पटल के पास में एक जो होती है काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम रक्तक पटल कहते हैं। ये रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? देखिए, जो रक्तक पटल होती है हमारे नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। काले रंग की होती है। जब नेत्र पर प्रकाश पड़ता है तो नेत्र लेंस इसको रेटिना पर फोकस करता है। जो यहाँ पर जब प्रकाश की मात्रा बढ़ती है तो उस कंडीशन में ये रेटिना जो होता है ये जो रक्तक पटल होता है इस प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक, जिससे इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। अगर ऐसा हो तो जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान, ठीक, शक्तिमान की आंखों से क्या होती है? शक्ति निकलती है, रेज निकलने लगती है। ठीक, अगर इसके अंदर ये रक्तक पटल ना हो तो ये जो प्रकाश जाए हमारे नेत्र के अंदर, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर पड़े, तो अगर रक्तक पटल ना हो, रक्तक पटल उस प्रकाश को अवशोषित ना करे तो वो जो प्रकाश होगा वो इससे परावर्तित हो जाएगा और परावर्तित होने के पश्चात बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? रक्तक पटल जो होती है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक, तो रक्तक पटल की परिभाषा आप कैसे देंगे? नेत्र गोलक में जो दृढ़ पटल के सबसे नजदीक का भाग होता है या दृढ़ पटल के पास जो होती है एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। और इस काले रंग की अपारदर्शक झिल्ली को हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? यह हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है, अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को रोकती है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे भाग की चर्चा करते हैं। तीसरा भाग हमारा होता है कार्निया। ध्यान देना भाई, कार्निया। कार्निया क्या होता है? जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल का जो ऊपरी भाग हमारा, ये जो देखिए यहाँ पर जो काला काला दिखाई देता है, दृढ़ पटल का जो ऊपरी भाग होता है ये हल्का सा उभरा हुआ होता है। ठीक, ये जो उभरा हुआ भाग होता है यह एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, पारदर्शी चिकने पदार्थ का बना होता है। ठीक, ये एक पारदर्शी चिकने पदार्थ का बना होता है और यही पारदर्शी चिकना पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कार्निया। तो जो हमारी दृढ़ पटल होती है, दृढ़ पटल का जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा जो हल्का सा क्या होता? उभरा हुआ भाग होता है, जो एक पारदर्शी पदार्थ का, पारदर्शी चिकने पदार्थ का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्निया होती है, कार्निया का हमारा क्या होता है? कार्निया जो होती है ये हमारे नेत्र में, भाई ये पारदर्शी होती है तो पारदर्शी होने के कारण इसमें प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो ये जो कार्निया होती है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को छानती है, एक तरीके से कह सकते हैं। क्या करती है? प्रकाश को छानती है। अर्थात जैसे प्रकाश में धूल, मिट्टी, धुएं आदि के कण होते हैं तो कार्निया उनको क्या करती है? रोक लेती है, इनको धूल, धुएं, कण आदि को रोक लेती है तथा स्वच्छ प्रकाश को अंदर जाने देती है। अगर हमारे नेत्र में कार्निया ना हो तो जो नेत्र लेंस जो होता है बना होता है वो उस पर धूल, मिट्टी आदि जम जाए जिससे हमारा नेत्र लेंस खराब हो जाए और हमें फिर देखने में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो कार्निया का कार्य क्या होता है? कार्निया जो होती है या इसका कार्य क्या होता है? यह हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है इस प्रकाश को क्या करती है? प्रकाश को छानती है, अर्थात प्रवेश करने वाले प्रकाश को रोकती है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि जो हमारी दृढ़ पटल होती है, दृढ़ पटल के सामने का जो एक उभरा हुआ पारदर्शी शिरा होता है, चिकने पदार्थ का बना पारदर्शी शिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और कार्निया जो होती है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को छानती है। जैसे आप देखते होंगे चाय आपने बनाई, उसको हम छन्नी की सहायता से छानते हैं कि जिससे उसमें जो है अशुद्धि नीचे ना जाए। ठीक है, तो कार्निया का यही कार्य होता है, ये हमारे जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को छानने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके चौथे पार्ट की हम बात करते हैं। भाई इसका चौथा पार्ट, और एक बात यहाँ से कार्निया से कि जब जैसे कोई मनुष्य हमारा नेत्र दान करता है तो नेत्र दान करता है, मरने के बाद अपने नेत्रों को दान कर देता है,
तो मनुष्य के नेत्र का कार्निया जो होता है वो निकाल लिया जाता है। ठीक, तो पूरा नेत्र नहीं निकाला जाता, केवल नेत्र का कौन सा भाग, कार्निया को बाहर कर लिया जाता है और वही जो होता है दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फोर्थ, इसका भाग आइरिस। क्या कहते हैं इसको, आइरिस या इसको परितारिका कहते हैं, परतारिका। ठीक, आइरिस या परतारिका। तो ये जो कार्निया होती है, ध्यान देना भाई, कार्निया के पीछे ठीक कुछ रंगीन जो होती हैं, रंगीन मांसपेशियां होती हैं। कार्निया के पीछे कुछ हमारी रंगीन मांसपेशियां होती हैं और यही रंगीन मांसपेशियां हमारी क्या कहलाती हैं, आइरिस या परतारिका कहलाती हैं। तो ये जो रंगीन मांसपेशियां होती, जैसे आप देखते हो भाई, कहते हो किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं। तो ये आंखों का रंग जो होता है वो आइरिस या परतारिका पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय, ठीक, उसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं। तो उसकी आंखें नीली होने का कारण क्या है कि उसकी आइरिस या परतारिका वाली जो मांसपेशी है वो किस कलर की, नीली है। ठीक, जैसे हम लोग अंग्रेज देखते हैं, अंग्रेज की आंखें कैसी होती हैं, भूरी होती हैं। हम लोगों की आंखें कैसी हैं, काली हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आइरिस या परतारिका पर। ठीक, तो आइरिस या परतारिका क्या होती है, कार्निया के पीछे एक हमारा जो होती है रंगीन, जो होती है रंगीन एक मांसपेशी होती है। उस रंगीन मांसपेशी को हम आइरिस या परतारिका कहते हैं। इसके कारण हमें अपनी आंखों का कलर ज्ञात होता है। ठीक, फिर ये जो आइरिस या परतारिका होती है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, ऐसे इसके बीच में एक आपको छिद्र दिखेगा। ये जो बीच में जो छिद्र होता है, ठीक, ये जो बीच में इसका छिद्र होता है, ध्यान देना भाई, ये जो बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं भाई, ये जो छिद्र होता है इसे हम कहते हैं पुतली। ठीक, तो कार्निया के बीच में, वो आइरिस या परतारिका के बीच में एक जो होता है काला गोला होता है। इस काले गोले को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक, तो आइरिस के बीच में एक काला गोला होता है और इस काले गोले को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। बात समझ में आई भाई। अब देखिए पुतली का कार्य क्या होता है। जैसे पुतली होती है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का कार्य क्या होता है, ये हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब भाई देखिए कैसे नियंत्रित करती है। जैसे आप देखिए, कभी आप कमरे में बैठे हैं और जब कमरे में बैठे हैं तो आप बाहर निकलते हैं तो आपको जो लगता है बहुत ज्यादा प्रकाश है। ठीक, और अब कभी आप धूप से जब कमरे के अंदर आते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, आपको थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता है, अंधेरा आपके नेत्र के सामने छा जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, पुतली के कारण। पुतली क्या करती है, हमारे नेत्र के में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो होती है रोकती है, या कह सकते हैं समायोजित करती है। ठीक, तो कैसे समायोजित करती है, देखिए जैसे हम कमरे में हैं तो इस कंडीशन में जो नेत्र की मांसपेशियां हैं, ठीक, वो सिकुड़ जाती हैं। नेत्र की मांसपेशियां क्या होती, सिकुड़ जाती हैं। और जब नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, अर्थात पुतली के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो जब सिकुड़ती हैं तो पुतली का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम कमरे में हैं जहां पर लाइट प्रकाश की मात्रा कम है तो हमारे नेत्र में जब पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो उस स्थिति में जो हमारी नेत्र की पुतलियों की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं। भाई जब वो सिकुड़ेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा। पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और पुतली का आकार बड़ा होता है, हम जो है पर्याप्त प्रकाश हमारे नेत्र में पहुंच जाता है। जब हम जहां पर पहुंचते हैं जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या होती, बहुत अधिक होती। कभी देखिए लाइट में ऐसे आप करिए तो आंखें इत्यादि सिकोड़ लेते हैं जब लाइट आपके नेत्र पर पड़ती। तो कहीं पर आप पहुंचते हैं तो जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में जो पुतली की मांसपेशियां होती हैं वो फैल जाती हैं और फैलने के पश्चात क्या करती हैं, जब वो फैलती हैं तो फैलने के पश्चात वो पुतली के आकार को छोटा कर देती हैं। और जैसे ही पुतली का आकार छोटा है, बस पर्याप्त प्रकाश जो है
बाहर तो प्रकाश बहुत है, लेकिन आपको पर्याप्त प्रकाश आपके नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये जो होती है पुतली का कार्य क्या होता है, पुतली जो होती है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है, हमने आपको बताया कि जब आप कमरे में होंगे जहां प्रकाश की तीव्रता कम होगी, उस स्थिति में जो पुतली की मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे पुतली का आकार बढ़ जाता है और ज्यादा प्रकाश आपके नेत्र में पहुंच जाता है। लेकिन जब आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या है, अधिक, तो उस स्थिति में नेत्र की ये जो मांसपेशियां होती हैं वो फैल जाती हैं और फैलने के पश्चात पुतली के आकार को छोटा कर देती हैं और इस स्थिति में जो प्रकाश होता है नेत्र में प्रवेश करता है। क्लियर। अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन उठा कि भाई कि हम अंधेरे में थे, वो कमरे में बैठे थे, बाहर गए हमें बहुत ज्यादा प्रकाश नजर आया, या बाहर से जब हम कमरे में आए तो हमें प्रकाश की तीव्रता हमें हमारे नेत्रों के सामने जो है कह सकते हैं अंधेरा छा गया। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है भाई, देखिए जैसे आप धूप में खड़े हैं या ऐसे स्थान पर हैं जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक है, तो उस स्थिति में जो आपकी मांसपेशियां हैं वो फैलेंगी और फैलेंगी तो पुतली का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, थोड़ा प्रकाश जा रहा है, लेकिन आप अचानक से भाई तुरंत निकल के धूप से कमरे में पहुंचो तब ऐसा होता है ना। तो आप वहां से निकलकर तुरंत कमरे में पहुंचे तो अभी आपकी पुतली का आकार कैसा था, छोटा था, तो प्रकाश की मात्रा अधिक थी तो पुतली का आकार छोटा था, इसलिए पर्याप्त प्रकाश जा रहा था। लेकिन जब कमरे में आए यहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या है, कम है, पुतली कैसी है, छोटी है, तो इसको पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए आपको अंधेरा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही पुतली अपने आकार को आवश्यकता अनुसार अपने आकार को बढ़ा लेती है, पर्याप्त प्रकाश आपके नेत्र में चला जाता है और आपको जो होता है दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ये किसका कार्य होता है, ये पुतली का कार्य होता है। बात समझ में आई भाई। अब अगले बात की हम बात करेंगे, आइरिस या प्रतारिका हो गई, फिर हम आगे बात करते हैं नेत्र लेंस की। ठीक, आइरिस या नेत्र तारा या नेत्र लेंस इसे कहते हैं, ये भाई हाँ नेत्र लेंस की। ठीक, जो ये आइरिस होती है, ध्यान देना भाई, ये पुतली थी, पुतली के बीच में छिद्र था जिसे हमने क्या कहा भाई, इसको प्रतारिका है ना, या आइरिस कहा। नहीं भाई, आइरिस या प्रतारिका हो गया। अगली बात थी हमारी क्या, पुतली, पांचवी भाग पुतली थी, पुतली या नेत्र तारा इसे कहते हैं, नेत्र तारा। ठीक, छठा भाग हमारा क्या है, नेत्र लेंस। देखो भाई नेत्र लेंस क्या होता है, जो हमारा आइरिस होता है, ये आइरिस के पीछे एक पारदर्शी, ठीक, एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो मांसपेशियों के सहारे अपने स्थान पर रुका होता है, ये। ठीक, इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक, और ये लेंस कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस। कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस। ये जो द्विउत्तल लेंस होता है, ध्यान देना भाई, इस द्विउत्तल लेंस का जो सामने का सिरा होता है उसकी वक्रता अधिक होती है और जो पीछे का सिरा होता है उसकी वक्रता कम होती है। सामने के सिरे की वक्रता अधिक और पीछे की जो वक्रता होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, ध्यान देना भाई। ये जैसे प्याज का छिलका देखे हैं आप, ठीक, आप प्याज को छीलते जाइए, उसमें छिलके निकलते जाते हैं, वैसे ही ये जो नेत्र लेंस होता है, ध्यान देना, नेत्र लेंस में कई परतें होती हैं, कई पदार्थ की परतें होती हैं। तो इन परतों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इनका जो है इन परतों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। ठीक, तो जो नेत्र लेंस होता है इसके अगर हम अपवर्तनांक की बात करें भाई, तो इसका जो अपवर्तनांक का माध्य होता है वो 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। ठीक, और ये कैसा लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, अर्थात द्विउत्तल लेंस है। और द्विउत्तल लेंस होने के कारण ये किसकी भांति व्यवहार करता है, अभिसारी लेंस की भांति। किस लेंस की भांति, अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। बात समझ में आई भाई। तो आपसे पूछा जाए नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। ये कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, तो आइरिस के पीछे एक हमारा भाग होता है, आइरिस के पीछे एक जो होता है पारदर्शी, कह सकते हैं पारदर्शी जो होता है द्विउत्तल लेंस होता है, पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है,
जिसके सामने के भाग का व्यास अधिक तथा पीछे के भाग का व्यास कम होता है। जो द्विउत्तल लेंस होता है ये कई परतों का बना होता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं इनकी परतों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है और लेंस के अपवर्तनांक का जो माध्य होता है वो 1.44 होता है। ठीक, यही जो लेंस होता है ये लेंस जो होता है वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेत्र लेंस। क्लियर? तो नेत्र लेंस का अगर अपवर्तनांक पूछा जाए तो कितना होगा? 1.44। ठीक, पांचवी बात करते हैं, हम कहते हैं नेत्रोद्रव की बात। भाई एक नेत्रोद्र द्रव होता है, एक काचाभ द्रव होता है। ठीक, तो ये नेत्रोद्र द्रव क्या होता है? तो ये जो होता है भैया देखिए, ये हमारी कार्निया होती है। ठीक, और ये हमारा आइरिस होता है। तो कार्निया और आइरिस के बीच ठीक एक पारदर्शी, कैसा पारदर्शी जल जैसा नमकीन पदार्थ पाया जाता है। ठीक, कैसा? कार्निया और आइरिस के बीच में, कार्निया और आइरिस के बीच में जल जैसा एक नमकीन तरल पारदर्शी पदार्थ जो पाया जाता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? नेत्रोद्र द्रव कहते हैं। और इस नेत्रोद्र द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33। और ये जो नेत्रोद्र द्रव होता है ये हमारे लेंस को प्रोटीन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रोटीन प्रदान करता है। क्लियर? ठीक, तो नेत्रोद्र द्रव कहा जाए क्या होता है? तो नेत्रोद्र द्रव होगा हमारा कि कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच, कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच एक पारदर्शी, कैसा? पारदर्शी जल जैसा नमकीन द्रव पाया जाता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। इसे हम नेत्रोद्र द्रव कहते हैं और ये हमारे नेत्रलेंस को क्या करता है? प्रोटीन प्राप्त करता है, प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई, ये 5, 6, ये 7वीं हो गई, 8वीं बात। ठीक, जो अगला होता है हमारा काचाभ द्रव। क्या कहते हैं इसको? काचाभ द्रव। ये क्या होता है भाई? तो जो हमारा नेत्रलेंस होता है, ये नेत्रलेंस तथा जो ये हमारी रक्तक पटल होती है, या कह सकते हैं भाई रेटिना पढ़ेंगे, तो इसके बीच जो पदार्थ भरा होता है, जो द्रव भरा होता है इससे, यही द्रव जो होता है हमारा काचाभ द्रव कहलाता है। क्लियर? ठीक, तो नेत्रलेंस तथा जो होता है रक्तक पटल के बीच कह सकते हैं, या दृढ़ पटल के बीच कह सकते हैं, रक्तक पटल के बीच जो भरा द्रव होता है, या अभी इसमें रेटिना हम बनाएंगे, कह सकते हैं रेटिना के बीच भरा जो द्रव होता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। ठीक, तो ये हमारा काचाभ द्रव क्या हो जाएगा? नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। ठीक, अब हम इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, किसकी? रेटिना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? रेटिना की। ठीक, तो रेटिना क्या होती है? जो आपका दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल का सबसे आंतरिक भाग जो होता है, ये सबसे आंतरिक भाग, यह एक जो होती है अपारदर्शी झिल्ली होती है रेटिना। ये कोई पर्दा नहीं होता, ये एक आपकी झिल्ली होती है। ठीक, अपारदर्शी एक झिल्ली होती है और इसी अपारदर्शी झिल्ली को हम रेटिना कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और ये जो रेटिना होती है, इस रेटिना पर जो है दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। इस पर ये जो दृढ़ पटल का हम कह सकते हैं, जो सबसे आंतरिक सिरा होता है, नेत्रलेंस का जो सबसे आंतरिक सिरा होता है, आंतरिक सिरा अर्थात नेत्रलेंस के सबसे आंतरिक सिरे को हम रेटिना कहते हैं। यह एक जो होती है अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है और इस झिल्ली पर जो होती है दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल
बिछा रहता है, दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। और ये जो दृष्टि तंत्र, ये जो रेटिना होती है, ये प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जब नेत्र लेंस आता है भाई, देखिए नेत्र लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करता है, और जब रेटिना पर फोकस करता है तो रेटिना पर वस्तु का जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो अगर देखिए एक बात और, अगर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तभी वस्तु आपको दिखाई देगी, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बना होता है तो यहाँ पर जो हमने कहा दृष्टि तंत्रिकाएं, कौन सी? दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल होता है, और ये दृष्टि तंत्रिकाएं ही यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के आकार और रूप की जो जानकारी है वो मस्तिष्क को पहुंचाती है। तो मस्तिष्क को कौन ये पहुंचाती है? दृष्टि तंत्रिकाएं पहुंचाती है। क्लियर? तो अगर हम रेटिना के बारे में बात करेंगे, रेटिना क्या होती है? तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, रक्तक पटल के नीचे, ये रक्तक पटल है, तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक जो होती अपारदर्शी झिल्ली होती है। इस अपारदर्शी झिल्ली को हम रेटिना कहते हैं। यह जो होती है प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और इस रेटिना पर जो होती है दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल जो होता है बिछा रहता है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो ये दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इस जो है प्रतिबिंब के आकार और रूप की जो जानकारी है वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यहाँ पीछे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, अब एक चीज और हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं। ठीक, ये दृष्टि तंत्रिकाएं क्या होती हैं भाई? तो दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है? तो ये जो हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है? ये तंत्रिकाएं रेटिना से जो होती हैं, रेटिना से निकलने वाली या रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की सूचना किसको पहुंचाती हैं? मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। और ये दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को जिस भाग पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं यहाँ से, तभी तो निकल के वहां जाएगी। इसको हम, यहाँ पर एक हमारा बिंदु होता है, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। अगर अंध बिंदु के बारे में पूछा जाए, या तो रुक जाओ भाई, दृष्टि तंत्रिकाएं, चलो ठीक पहले पढ़ लेते हैं। दृष्टि तंत्रिकाओं में क्या होता है भाई? ये दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को जिस भाग पर काटती हैं, ठीक, वहां पर एक हमारा बिंदु बनता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। ये हमारा अंध बिंदु हो गया। जो अंध बिंदु होता है, यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। जैसे कभी कभी अचानक से वस्तु होती है, आपको सामने की वस्तु दिखाई ना दे, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? जब अंध बिंदु पर बन जाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कहते हो यार आपका एक्सीडेंट हो गया, हमें वो हमको दिखाई नहीं पड़ी, ठीक, और अचानक से आके ठोक दी हमको। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो आपको दिखाई नहीं देती उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? अंध बिंदु पर। और अंध बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना, ये जो होता है दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को जिस भाग पर काटती हैं, ठीक, या जहां पर काटती हैं वहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, जहां पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है एक तरीके से। ठीक, एक इसमें दृष्टि तंत्रिका से पहले एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। भाई कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है? अगर हम पीत बिंदु की बात करें तो हम कह सकते हैं रेटिना में एक बिंदु होता है, ठीक, रेटिना पर ही एक पीले कलर का एक बिंदु होता है। किस कलर का? पीले कलर का एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। और इस पीत बिंदु की जो होता है प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होता है, अर्थात पीत बिंदु पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो दरअसल भाई रेटिना से हम एक दो पॉइंट छूट गए हैं, तो हम रेटिना से पुनः इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले बात करते हैं किसकी? रेटिना की। तो कहा गया, क्या कहा गया कि रक्तक पटल के नीचे जो एक प्रमुख जो होती है पारदर्शी झिल्ली होती है, उस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना पर जो होती है दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है, जो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, और जो रेटिना होता है प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। जो हमारा रेटिना होता है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक हमारी होती है दंडाकार कोशिका। कैसी?
दंडाकार कोशिका और एक होती हमारी शंक्वाकार कोशिका। ठीक, दंडाकार कोशिका और एक क्या होती, शंक्वाकार कोशिका। जो दंडाकार कोशिका और शंक्वाकार कोशिका होती है, इनका कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो जो हमारी दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक, तो दंडाकार कोशिकाओं की अगर हम बात करें भाई, तो ये दंडाकार कोशिकाएं जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। किसकी तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। ठीक, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। अगर हम दंडाकार कोशिकाओं की बात करेंगे कि दंडाकार कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो दंडाकार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती हैं। और ये जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, अर्थात जिनके नेत्र में इन दंडाकार कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिसके नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में अनुभव नहीं कर पाएगा कि प्रकाश की तीव्रता अधिक है कि तीव्रता कम है। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा एक जंतु होता है मुर्गा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मुर्गा जो होता है वो बांग देता है, आदि आदि देता है, लेकिन कभी आपने इसका कारण जानने का प्रयास नहीं किया। जो मुर्गा होता है वो सूर्यास्त होते ही, जैसे सूर्य का अस्त हुआ वो तुरंत सो जाता है और सूर्योदय होते ही वो जग जाता है। ठीक, मुर्गा सूर्यास्त होते ही सो जाता है लेकिन सूर्योदय होते ही वो जग जाता है। इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि जो मुर्गा होता है, मुर्गे के नेत्र में दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर नहीं होती है। मुर्गा जो होता है, मुर्गे के नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की जो तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है, वो दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है। और जब दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है तो मुर्गा जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में अनुभव नहीं कर पाता है। शाम को जैसे सूर्यास्त हुआ प्रकाश की तीव्रता कम हो गई, उसको पता चला शाम हो गई, वो तुरंत सो गया। फिर लंबे अंतराल के बाद जब सूर्योदय होता है तो उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो उस कंडीशन में इसको प्रकाश तीव्र महसूस होता है और तुरंत जग जाता है। ठीक, तो दो प्रकार की कोशिकाएं, एक दंडाकार कोशिका, एक शंक्वाकार कोशिका। दंडाकार कोशिका किसके लिए होती है, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। अगर किसी के नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होगी तो वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया मुर्गा, कि मुर्गा जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्गा सूर्यास्त होते ही सो जाता है और सूर्योदय होते ही जग जाता है, क्यों? तो इसका क्या रीजन होता है कि जो मुर्गा होता है, मुर्गे के नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जिससे वो प्रकाश की तीव्रता का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय जब प्रकाश की तीव्रता थोड़ी घटती है तो वो तीव्रता का अनुभव न कर पाने के कारण सो जाता है और सूर्योदय होते ही वो जग जाता है। ठीक, अगली बात करते हैं हम शंक्वाकार कोशिका की। तो जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। किसके लिए? प्रकाश के रंगों के लिए, प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। प्रकाश के लिए किसके लिए सुग्राही होती है भाई? रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जिनके नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक, वो सभी रंगों का प्रकाश बता देगा। ये लाल है, नीला है, पीला है, काला, हरा है, आदि आदि आदि। ठीक, वो सभी रंगों को बता देता है। लेकिन जिनके नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम होगी वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, और जो रंगों में विभेद नहीं कर पाता उसे हम क्या कहते हैं? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, ये भी एक दोष है। तो शंक्वाकार कोशिकाएं किसके लिए सुग्राही होती हैं? प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। जिनके नेत्र में जो होती है शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है वो प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, एक हमारे मधुमक्खी होती है। जो हमारी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के नेत्र में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मधुमक्खी के नेत्र में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते हैं। पराबैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है दृश्य से कम होती है, हम लोग दृश्य प्रकाश महसूस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खियों के नेत्र में एक विशेष प्रकार की जो होती कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, इसलिए मधुमक्खियां पराबैंगनी प्रकाश को देख सकती हैं। ठीक है, तो ये रेटिना के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर आपसे पूछा जाए रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है,
तो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमको दिखाई कैसा देता है, सीधा दिखाई देता है। रेटिना में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की। एक हमारी होती है दंडाकार कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, और एक होती है हमारी शंक्वाकार कोशिका जो प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होती है। क्लियर। अब यहां से रेटिना के बाद एक आता है हमारा पीत बिंदु। कौन सा बिंदु, पीत बिंदु। ठीक, तो ये पीत बिंदु क्या होता है, तो रेटिना जो होता है यहाँ पर जैसे रेटिना है, रेटिना में ये पूरी रेटिना हो गई, यहाँ पर एक बिंदु होता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ये पीले कलर का होता है, हल्का सा पीला पीला बिंदु बना होगा, उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। और जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है, अर्थात पीत बिंदु प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। और यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है, प्रतिबिंब बनता है, उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। फिर यहाँ पर एक आपका अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु कहाँ होता है, जो दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं, जहां से सूचना भेजती हैं, जिस स्थान से, है ना, तो वहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा मानव नेत्र हो गया, और हम लोगों ने पढ़ा मानव नेत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन किया, तथा इन भागों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप जो है बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य होता है जब नेत्रदान करता है तो उसके नेत्र के किस भाग को निकाला जाता है, तो कार्निया को निकाला जाता है। मनुष्य का जो नेत्र लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो एक अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभिसारी उत्तल लेंस होता है, और जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। जो हम इसमें द्रव भरते हैं, अर्थात जो नेत्र लेंस में जो द्रव भरा जाता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। एक 2 प्रकार का होता है, एक नेत्रोद्र द्रव होता है, एक काचाभ द्रव होता है। नेत्रोद्र द्रव जो होता है वो क्या करता है भाई, वो नेत्र लेंस को प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक, तो ये नेत्र लेंस हो गया। नेत्र लेंस के हमने विभिन्न भागों से के बारे में बताया, तथा इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, यहीं से नेत्र लेंस के बारे में कुछ चीजें और हम पढ़ लेते हैं। नेत्र लेंस में जैसे एक भाग हमने कहा, ये नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों पर टिका होता है, उन मांसपेशियों के बारे में टिका होता है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो नेत्र लेंस जो होता है जिन मांसपेशियों पर टिका होता है उसको हम पाछाभ क्या कहते हैं, पाछाभ मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, ये आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। तो अब यहाँ से हम रेटिना, ये नेत्र लेंस हुई, इसकी संरचना हुई, इसके विभिन्न भागों का वर्णन हुआ, इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया होगा तो इसको आप एक बार बैक करके पुनः देख लीजिएगा, ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम चर्चा करते हैं इसी में। एक होती है हमारी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, तो देखिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समंजन क्षमता, देखिए भाई 2 चीजें होती हैं। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी हम डिफिनीशन देते हैं। जैसे आप देखेंगे भाई कि कोई वस्तु है, उसको आप देख रहे हो, तो वस्तु जैसे ये मार्कर यहाँ पर है, इसको हम बड़ी आसानी से देख रहे हैं। फिर इसको जैसे जैसे पास लाए, तो जैसे जैसे पास लाते हैं, अब यहाँ पर ले आए, इस तो अब हमको देखने में समस्या होने लगी। ठीक, अर्थात नेत्र के जब पास लाते हैं, पास लाए जहाँ पर हमको समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक, तो कहीं होता है, क्या होता है कि कुछ वस्तुएं दूर स्थित होती हैं, पास में स्थित वस्तुओं को हम देखते हैं, दूर में स्थित वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, जैसे जब वस्तु पास होती है तो इस स्थिति में हमारे नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं, पुतली से डिफरेंट इसमें कार्य होता है। क्या पुतली में चले जाइए, वहाँ इस तरीके से होता था, यहाँ इस तरीके से होता, वहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, तो ऐसा नहीं। जो पुतली का कार्य होता है वो दूसरे तरीके से होता है। वहाँ मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं, ठीक, अपने आप जैसे फैली हुई थी, अब सिकुड़ गई, तो यहाँ पर पुतली का आकार बढ़ता था, और जब फैलती थी तो पुतली का आकार घटता था। लेकिन यहाँ इसके विपरीत, यहाँ पर क्या होता है, जब वस्तु निकट होती है, वस्तु निकट होती है, तो इस स्थिति में जो नेत्र की मांसपेशियां होती हैं, नेत्र की मांसपेशियां वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के पश्चात नेत्र लेंस पर अपना दबाव डालती हैं, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बन जाता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है, जैसे जैसे वस्तु दूर स्थित होती है, जैसे हम दूर स्थित वस्तु बड़ी आसानी से देख लेते हैं और निकट लाकर देखें तो हमको बड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, होता कि नहीं। पता लगा बहुत निकट आ गई, देखने के लिए पूरा हम माथा से कोड़ देते हैं, ये भी कंडीशन होती है। तो जैसे दूर स्थित वस्तु है, जब वस्तु दूर हो गई तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारे नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, नेत्र की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और जब ढीली होती हैं तो इस कंडीशन में नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती, बढ़ जाती है और दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है हमारे रेटिना पर बन जाता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर पुनः रिपीट करते हैं। जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं तो इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है और निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब वस्तु दूर होती है तो इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बन जाता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, ठीक है, नेत्र की मांसपेशियों द्वारा आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, अब एक बात और चलो यहाँ से बढ़ लेते हैं। जैसे मनुष्य होता है कि मनुष्य के दो आंखें होती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की दो आंखों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, वो कितने क्षेत्र तक देख सकता है, तो आप महसूस करिए जब आपकी दोनों आंखें खुली हुई हैं तो आप इधर भी साइड से देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, स्पष्ट नहीं देख रहे हो लेकिन देख सकते हो ना, ऐसे देख सकते हो, ऐसे ऐसे आंख करके देख सकते हो, अपनी मुंडी को बिना घुमाए ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया, है ना। तो जब मनुष्य की दोनों आंखें होती हैं, दोनों आंखों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो मनुष्य की दो आंखों का जो दृष्टि, जैसे ये आपकी पहली आंख हो गई है ना, ये आपकी पहली आंख हो गई, भाई बनी नहीं, हंसना नहीं, ठीक, और ये आपकी दूसरी आंख हो गई। ठीक, जब दो आंखें थी तो आपका दृष्टि क्षेत्र कितना था, एक छोटी एक बड़ी हो गई, एक भैंस की नहीं है भाई, वो भी छोटी ही है। ठीक, तो जो मनुष्य की हमारी ये नाक थी भाई आर्ट हमारी बहुत गंदी है, हंसना नहीं, ठीक है। तो ये नेत्र की जब दो आंखें थी, मनुष्य की दो आंखें थी, तो इन दोनों आंखों का जो दृष्टि क्षेत्र था वो कितना था, 180 डिग्री। ठीक, और अभी किसी से पूछ लिया जाए, वही लगभग अक्सर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो है दो आंखों से 2 किलोमीटर देख लेता है तो एक आंख से कितने किलोमीटर देख पाएगा। अक्सर लोग इसका आंसर दे देते हैं कि 1 किलोमीटर देख लेगा। ठीक, उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं होता भाई, चाहे आप दो आंखों से देखिए एक आंखों से देखिए। ठीक, अगर आप किसी वस्तु को दो आंखों से देखते हो तो वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अगर आप एक आंख बंद कर लीजिए, एक से देखिए, बंद करके देख लीजिएगा, तो जो वस्तु होती है उसकी प्रतिबिंब जो होती है उसकी तीव्रता हल्का सा घट जाती है, लेकिन आपकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि एक आंख से 1 किलोमीटर देखा तो दो आंख से 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। एक आंख से जितनी दूरी पर देखते हो दो आंखों से भी उतनी ही दूरी पर देखते हो। ठीक है, बस ये होता है कि दो आंखों से देखने पर वो स्पष्ट दिखाई देती है और एक आंख से देखने पर उसकी तीव्रता घट जाती है। लेकिन अगर हम क्षेत्र की, परिसर की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो दो आंखों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक आंख हम बंद कर दें, ठीक, एक आंख आप बंद करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, ये तो उपलब्ध है सबके पास, सब लोग देख सकते हैं। मान लो जिसका एक डीपर मतलब एक आंख हो और एक ना हो, फ्यूज हो, तो जब उसको हम लोग देखेंगे तो व्यक्ति जब एक आंख से देखता है तो उसको, जैसे ये वाली आंख बंद है हमारी तो हम इधर पूरा देख रहे हैं, ठीक, इधर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से इतना भाग हमको नहीं दिखाई देगा। जैसे ये पूरा भाग था, यहाँ से हम देख रहे थे, इतना देख रहे थे यहाँ से, ठीक, लेकिन अब ये दोनों आंखों से हम इतना देख रहे थे, लेकिन अब एक आंख हमारी बंद हो गई, ठीक, तो हमारा इतना भाग कट जाएगा। पहले दोनों आंखों से कितना देख रहे थे, 180 डिग्री, अब इतना भाग कट जाएगा, अर्थात जो एक आंख होती है
एक आंख का दृष्टि क्षेत्र 150 से 160 डिग्री होता है। कितना होता है? 150 से 160 डिग्री होता है। ठीक है, तो मनुष्य की दो आंखों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 180। और जो एक आंख का दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 150 से 160 डिग्री होता है। क्लियर? ठीक, अब हम यहीं से दो बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो दृष्टि दोष हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इतने बेहतरीन और मजेदार ढंग से पढ़ेंगे कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कि आप ये मत सोचिएगा कि हम जो है 9th में 10th में पढ़ के आए हैं, दृष्टि दोष के बारे में हम जानते हैं, तो आपने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था वहाँ। यहाँ हम समझाएंगे और इस तरीके से समझाएंगे, गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। ठीक, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कल हमको जब दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है तो निकट पढ़ेंगे, दूर पढ़ेंगे, थोड़ा मजेदार ढंग से पढ़ेंगे, तो उसमें टाइम लग सकता है, क्लास लंबी हो सकती है। तो इस क्लास को हम थोड़ा लंबा कर सकते हैं और उसको भी लंबा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, तो निकट बिंदु हमारा क्या होता है? देखिए, निकट बिंदु की बात करते हैं तो जब हम आंखों को खूब सिकोड़ते हैं, खूब बढ़िया बस निकट आए, खूब ध्यान केंद्रित करें, तो जब खूब ध्यान केंद्रित करते हैं अर्थात पूरा ध्यान लगा के जब वस्तु को देखें, तो पूरा ध्यान लगाने का मतलब है पूरी सामंजन क्षमता का प्रयोग करना। ठीक, जैसे आप देखिए भाई, व्यक्ति की जो सामंजन क्षमता होती है इसकी भी एक सीमा होती है। जैसे यहाँ तक देख लिया भाई, मार्कर स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ तक स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ तक, जब यहाँ लाओ आंख में खोज दो, है ना, मतलब यहाँ पर रखो, क्या आपको मार्कर स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब इसको स्पष्ट देखने के लिए हमको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। ठीक, तो निकट बिंदु क्या होगा? निकट बिंदु होता है नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु। ठीक, नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी संपूर्ण सामंजन क्षमता लगाकर, नेत्र अपनी संपूर्ण सामंजन क्षमता अर्थात संपूर्ण ध्यान लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। तथा उस बिंदु से नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है अर्थात नेत्र के बीच की दूरी हमारी कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहलाती है भाई? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्लियर? ठीक, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी संपूर्ण सामंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, कौन सा बिंदु कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। तथा उस बिंदु से नेत्र के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी हमारी कहलाती स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो स्वस्थ नेत्र के लिए होती 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वो स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होगा? नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी संपूर्ण सामंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह बिंदु निकट बिंदु कहलाता है। तथा उस बिंदु से नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती बहुत मजबूत होती हैं, दृढ़ होती हैं, उनमें समायोजन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनकी जो सामंजन क्षमता होती है लगभग अर्थात कह सकते हैं उनकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 8 या 10 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों के लिए निकाला गया, सबके लिए तो लगभग कितनी मानी गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहीं से एक बात हम करते हैं दूर बिंदु की। कहाँ की? दूर बिंदु की। तो दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र के दूर, जितनी दूर हमारा बिंदु होगा हमको वस्तु को देखने के लिए उतना कम आंखें सिकोड़ना बटोरना पड़ेगा। ठीक है, माथा नहीं, बहुत लोग पता लगा देखो लिए पेपर में घुसे जा रहे हैं, पूरा मुंडी उसी में झुकाए, है ना, तो वो स्थित नहीं। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हमें सामंजन क्षमता नहीं लगानी पड़ती, बिना किसी मेहनत के हम वस्तु को देख लेते हैं, जैसे खोपड़ी घुमाई देख लिए। ठीक, तो दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु, नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र बिना अपनी सामंजन क्षमता लगाए,
नेत्र अपनी बिना सामंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। और उस बिंदु से नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक है, क्लियर। दूर बिंदु क्या होगा? नेत्र के दूर स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी संपूर्ण सामंजन क्षमता, वो बिना अपनी सामंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वह बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। और उस बिंदु से नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी कहलाती है। और ये जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो सॉरी न्यूनतम नहीं, अधिकतम, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह होती है अनंत। कितनी होती? अनंत। ठीक, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र के लिए, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती? अनंत होती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे प्रमुख टॉपिक थे। अगले वीडियो में हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता और वर्णांधता के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। और अगर इस क्लास में आपको कोई भी समस्या ना हो, आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आ गई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा अपनी मेहनत का लगता है कि हमने जो मेहनत की थी वो थोड़ी वसूल हो गई है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इसका जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके बाद आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, उसमें से इसका एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि।